चलिए आए आज हम इस मौजू पर बात करते हैं कि बिल्कुल खालिस मेटल हासिल करने के लिए किस तरह खाम धातुओं या क्रूड मेटल्स को बेहतर बनाया जाता है, या यूं कह ले कि किस तरह इन्हें रिफाइन किया जाता है। क्रूड मेटल्स वो होते हैं जिनमें कुछ आलूदा चीजें या इम्प्योरिटीज भी शामिल होती हैं। ऐसा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेंगे और हम आज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने पहले ये बात की थी कि किस तरह से मेटल्स को कच्ची धात या ओर्स से अलग किया जाता है। हमने इसके स्टेप्स पढ़े थे। सबसे पहला मरहला होता है कच्ची धातों की अफजूदगी यानी एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। दूसरा मरहला होता है मेटल ऑक्साइड में तब्दीली यानी कन्वर्जन टू मेटल ऑक्साइड। फिर ये तीसरा मरहला होता है। इस मरहले में मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, तो ये होगा रिडक्शन ऑफ मेटल। लेकिन देखिए, अभी भी ये मेटल क्रूड है, इसके पास अभी भी कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसी आलूदा चीजें मौजूद हैं जिसकी मौजूदगी हम नहीं चाहते और हमें इससे छुटकारा हासिल करना होगा। चूंकि खालिस मेटल मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ तक कि अगर इनमें थोड़ी सी भी आलूदा चीजें या इम्प्योरिटीज होंगी तो ये काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, हर चीज में मेटल्स इस्तेमाल होते हैं, तो अगर इन मेटल्स में आलूदा चीजें होंगी तो इनकी खसूसियात तब्दील हो जाएंगी, है ना। इसलिए हमें 99.99% खालिस मेटल्स दरकार होते हैं। इस वजह से हम इन मेटल्स को रिफाइन करते हैं। चलिए अब एक मिसाल की मदद से मेटल्स की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में समझते हैं। चलिए फर्ज करें कि हम कॉपर से शुरू करते हैं, तो यहाँ हमारे पास कॉपर की कच्ची धात या ओर मौजूद है और पहले मरहले में हम इस ओर को आलूदा चीजों से या इम्प्योरिटी से अफजूद यानी एनरिच करेंगे। फिर दूसरे मरहले में हम इस कॉपर कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड में तब्दील करेंगे और फिर तीसरे मरहले में हम कॉपर हासिल करने के लिए इसे रिड्यूस कर देंगे। लेकिन ये अभी भी क्रूड हालत में मौजूद है। मतलब ये कि अभी भी कॉपर के साथ कुछ आलूदा चीजें, कुछ नापसंदीदा केमिकल्स मौजूद है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह हम इसे इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले ये क्रूड मेटल लिया जाता है और इसे बैटरी के पॉजिटिव यानी मुस्बत टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। फिर दूसरे मरहले में हम कहीं बाहर से यही वाला बिल्कुल खालिस मेटल खरीदते हैं। क्योंकि यहाँ पर कॉपर मेटल है तो फिर हम बाहर से कॉपर का कोई तार या कोई स्ट्रिप खरीदेंगे जो कि बहुत ज्यादा खालिस होगा और फिर इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। तो ये दोनों मेरे इलेक्ट्रोड्स होंगे। अब मैं इन इलेक्ट्रोड्स को इसी मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में डुबाऊंगी। मसलन यहाँ अगर कॉपर है तो मैं यहाँ पर कॉपर सॉल्ट का सोल्यूशन लूंगी। जैसे यहाँ मैं कॉपर सल्फेट ले रही हूँ। ठीक हो गया। तो कभी भी किसी दूसरे मेटल सॉल्ट का सोल्यूशन मत लीजिएगा। जिस मेटल को रिफाइन करना होगा इसी मेटल सॉल्ट का सोल्यूशन लीजिएगा। अब यहाँ असल बात यह है कि जब मैं इसमें से बिजली गुजारूंगी तो क्रूड कॉपर से कॉपर एटम इस सोल्यूशन में आ जाएंगे और फिर यही एटम्स इस खालिस कॉपर पर जमा हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा खालिस कॉपर की ये स्ट्रिप मजीद मोटी होती जाएगी। कॉपर एटम्स इस पर जमा होते रहेंगे और क्रूड कॉपर की ये स्ट्रिप मजीद पतली होती जाएगी। इससे आलूदा चीजें या इम्प्योरिटी सोल्यूशन में गिर जाएंगी। या तो ये सोल्यूशन में हल हो जाएंगी या फिर यहाँ नीचे जमा हो जाएंगी और यूं हम इस मेटल को रिफाइन करते हैं। इसी तरह हम 99.99% खालिस कॉपर हासिल करते हैं। इधर से तमाम खालिस कॉपर एटम यहाँ पर आकर जमा हो जाएंगे। चलिए अब इसी रिफाइनिंग के अमल को थोड़ा तफसील में देखते हैं। तो पहला मरहला था कि हम क्रूड कॉपर को लें जो कि कॉपर मेटल और आलूदा चीजों का मजमूआ होता है और इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एनोड ये होगा, क्रूड कॉपर यहाँ हमारा एनोड बन जाएगा। फिर दूसरा मरहला था कि हम कहीं से खालिस कॉपर खरीदें और इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें। इसका मतलब ये हुआ कि ये खालिस कॉपर कैथोड के तौर पर इस्तेमाल होगा, कैथोड के तौर पर।
फिर हमने यहाँ इसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन लिया था जो कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। यहाँ इसके साथ हम थोड़ा सा एसिड भी लेते हैं, यानी हम एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं। ऐसा करने की वजह यह है कि इसमें एसिड शामिल करने से सोल्यूशन की कंडक्टिविटी में इजाफा कर सकते हैं। ऐसा करने से आयंस के बहाव में मदद मिलती है और ये तेजी से यहाँ वहां जाने के काबिल हो जाते हैं। तो देखिए, जब हम इससे बिजली गुजारते हैं तो इस क्रूड कॉपर के एनोड में मौजूद कॉपर एटम्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं और ये आयन कॉपर 2+ बन जाता है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव सिरे की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं ना, इसलिए तो एनोड पर ये रिएक्शन हो रहा होता है जिसमें कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स खो देता है और कॉपर 2+ आयन बन जाता है। कॉपर 2+ आयन और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर बैटरी के पॉजिटिव सिरे की तरफ जाते हैं। तो जनाब, एनोड पर ये सब कुछ हो रहा होता है। अब देखिए, ये कॉपर आयन इस सोल्यूशन में गिर जाएगा और अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऊपर जा रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं, तो इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की एक जितनी मिकदार ही घूम रही है। तो यहाँ कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये सोल्यूशन में मौजूद कॉपर आयन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये कॉपर आयन इस कैथोड की तरफ खींचेगा। ये आयन अब कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और कॉपर एटम में तब्दील हो जाएगा और फिर ये कॉपर एटम इस कैथोड पर जमा हो जाएंगे। तो इस तरह एनोड में मौजूद क्रूड कॉपर से खालिस कॉपर एटम इस कैथोड पर जमा होते जाएंगे। यहाँ कैथोड पर जो रिएक्शन होता है, इसमें कॉपर आयन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके खालिस कॉपर में तब्दील हो जाएंगे और यहाँ ये खालिस कॉपर एटम इधर जमा होते जाएंगे। तो ये कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर एटम बना देगा। तो इस दौरान एनोड से तमाम कॉपर एटम्स यहाँ इस सोल्यूशन में कॉपर आयंस के तौर पर आ जाते हैं और ये आयंस फिर कॉपर एटम्स में तब्दील हो जाते हैं और फिर इस खालिस कॉपर से बने कैथोड पर चिपक जाते हैं और इस एनोड में मौजूद तमाम आलूदा चीजें या इम्प्योरिटीज इस सोल्यूशन में घुल जाएंगी, या फिर अगर ये इनसॉल्युबल हो तो फिर यहाँ एनोड के नीचे बैठ जाएंगी। तो ये एनोड मड कहलाता है। मड एक अंग्रेजी का लफ्ज है जिसका मतलब है कह ले कि गीली मट्टी। तो यहाँ ये इम्प्योरिटीज एक गीली मट्टी की तरह यहाँ जमा हो जाएंगी। लिहाजा कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये एनोड मजीद पतला होता जाएगा और हो सकता है ये कुछ देर गुजरने के बाद बिल्कुल गायब ही हो जाए, जबकि हमारा ये कैथोड खालिस कॉपर की वजह से मोटा ताजा होता जाएगा। तो इस तरह हम मेटल्स को रिफाइन करते हैं ताकि हमें 99.99% खालिस मेटल मिल सके। और चूंकि इस रिएक्शन में हम बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए ये पूरा अमल मेटल्स की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहलाता है। अच्छा, तो अब मेरे पास इससे मुतल्लिक कुछ सवालात मौजूद हैं। अगर आप इसका जवाब दे देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपको पूरी चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो चले कोशिश करें। मेरा पहला सवाल है कि अगर मैं कैथोड रिफाइन होने वाले मेटल के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट से बनाऊं तब क्या होगा। जैसे यहाँ मैंने खालिस कॉपर से कैथोड बनाया था, तो अगर मैं कॉपर की बजाय यहाँ फर्ज करें कि कार्बन इस्तेमाल करूं तो फिर क्या होगा। अब देखिए, अगर मैं कार्बन से कैथोड बना दूं तो यहाँ से कॉपर आयंस तो अभी भी इसी सोल्यूशन में आएंगे और फिर ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स भी हासिल करेंगे और कॉपर एटम में तब्दील हो जाएंगे और कार्बन से यहाँ चिपक जाएंगे। फिर यहाँ पर बिल आखिर हमें ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। खालिस कॉपर यहाँ कार्बन से चिपक जाएगा और बाद में हमें खालिस कॉपर को इस कार्बन से भी उखाड़ना पड़ेगा, है ना। तो फिर यहाँ एक मजीद मरहले का इजाफा हो जाएगा। इसलिए हम कैथोड बनाने के लिए इसी खालिस मेटल का इस्तेमाल करते हैं जिसे हमने रिफाइन करना होता है। अब अगला सवाल है कि अगर मैं सोल्यूशन बनाने के लिए रिफाइन होने वाले मेटल के अलावा किसी दूसरे मेटल की सॉल्ट का इस्तेमाल करूं तो क्या होगा। जैसे यहाँ हमें कॉपर रिफाइन करना था तो हमने कॉपर का सॉल्ट ही इस्तेमाल किया था, लेकिन अगर मैं कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट का इस्तेमाल करूं तो फिर क्या होगा।
तो देखें, अगर आप इस सूरत हाल में इसमें से बिजली गुजारेंगे तो सबसे पहले तो लाजमी तौर पर एनोड से कॉपर आयंस इस सोल्यूशन में आएंगे और साथ में फिर ये आयरन सल्फेट भी टूट जाएगा या कह लें कि डिसोसिएट हो जाएगा और इससे हमें फिर आयरन 2+ आयंस मिलेंगे। यानी कि फिर हमारे पास इस सोल्यूशन में कॉपर 2+ और आयरन 2+ दोनों आयंस होंगे और ऐसा भी मुमकिन है कि ये दोनों आयंस ही फिर इस कैथोड पर जमा होने लग जाएं। तो ये कैथोड फिर कुछ इस तरह का दिखाई देने लगेगा। यहाँ कैथोड पर फिर हमारे पास आयरन और कॉपर दोनों मौजूद होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी भी आलूदा है ना। यहाँ अभी भी हमें 100% खालिस कॉपर नहीं मिला। तो ऐसा करने से भी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम इसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं जिस मेटल को हमने रिफाइन करना होता है। चलिए अब एक आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगर हम इन इलेक्ट्रोड्स को बदल दें, यानी अब की बार अगर हम खालिस मेटल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और क्रूड मेटल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें तो क्या होगा? अब अगर आप इसके बारे में सोच चुके हैं तो आगे देखते हैं। देखें, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बगैर ये देखे कि आया ये खालिस मेटल से जुड़ा हुआ है या क्रूड मेटल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ही खींचेगा। तो अब इधर होगा क्या कि खालिस मेटल स्ट्रिप में मौजूद कॉपर एटम्स इलेक्ट्रॉन्स खोकर आयंस बन जाएंगे और फिर ये सोल्यूशन में आ जाएंगे और बाद में ये फिर इस हिस्से से यानी क्रूड मेटल से बने कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके क्रूड मेटल के ऊपर जमा हो जाएंगे। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद ये खालिस मेटल मजीद पतला होता रहेगा और ये फिर यहाँ इस तरह से क्रूड मेटल पर जमा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ इसके बीच में अभी भी बहुत सारी आलूदा चीजें मौजूद है ना, जबकि इसके ऊपर खालिस मेटल की एक तह मौजूद है, लेकिन फिर भी ये मुकम्मल तौर पर खालिस नहीं है। तो ऐसा करने से भी हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा, इसलिए हम आलूदा या क्रूड मेटल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और खालिस मेटल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इन सवालात की मदद से आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के हर मरहले की वजह समझ में आ गई होगी।